मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे फोटोज दिखाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होके एक लैब में आता है जहाँ की हालत देख हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है। तभी एक लेडी लैब के अंदर आती है जिसका नाम डॉक्टर ब्रिक है। वो वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि तुम्हें इनके हेड पर शूट करना है इन्हें मारने के लिए, और बाकी बच्चों को भी मारने का कह वहाँ से चली जाती है। बाहर आए एक आदमी जिसका नाम मिस्टर चोई है उससे मिलती है और हमें पता चलता है कि ये लोग बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनमें से 2 बच्चे भाग गए हैं। उनमें से एक बच्चे को पकड़ लिया गया है, पर एक 8 साल की बच्ची जो अभी तक लापता है। डॉक्टर ब्रिक कहती है कि वो जल्द ही मर जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जख्मी हालत में किसी भी छोटे बच्चे का जिंदा रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सीन यहाँ से शिफ्ट होके एक फार्मर पर जाता है जिसका नाम मिस्टर गो है। जब वो अपने जानवरों को घर पे खाना खिला रहे थे तभी उनकी नज़र एक बच्ची पर जाती है जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर खून में लथपथ जख्मी हालत में बेहोश थी। वो उसे लेकर घर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि बच्ची अब बेहतर हालत में और जल्दी ठीक हो जाएगी, पर वो शायद अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब हमें 10 साल बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गो जायुन है। ये बच्ची काफ़ी समझदार पर काफ़ी ज़्यादा शैतान भी थी, जो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह समझती थी। वो शॉप के ओनर से उसे उधार सामान देने के लिए कहती है, जिस पर दुकानदार मना कर देता है, पर दुकानदार का बेटा उसे उधार दिलवाने में हेल्प करता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ वो बिना लाइसेंस के गाड़ी भी चला रही है। वो गाड़ी एक फार्म हाउस पर रुकती है जो कि मिस्टर गो का था, और हमें यहाँ पता चलता है कि जायुन वही बच्ची है जो मिस्टर गो को 10 साल पहले उनके पार्क में मिली थी, जिसके बाद मिस्टर और मिसेस गो ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। मिस्टर गो यानी जायुन की माँ को एल्जोरियन नामक बीमारी थी, जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी और दिन ब दिन वो अपनी याददाश्त भूलती जा रही थी। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं थी। एक दिन उसकी दोस्त म्यूंग ही उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है। हालांकि जायुन को इस तरह के कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जीतने वाले को 30 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अपनी माँ के इलाज के लिए और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है। जायुन वैसे तो अपना पूरा पास्ट भूल चुकी थी, पर आज भी उसे माइग्रेन के दौरे पड़ते थे। इसी बीच उसे अपने पास्ट के बहुत से विजन्स भी आते थे। जायुन उस शो पर जाती है जहां जजेस उसकी आवाज़ सुन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो इस राउंड को क्लियर कर लेती है। यूनिकनेस के तौर पर वो अपनी एक मैजिक ट्रिक करके दिखाती है। इस मैजिक ट्रिक को देखकर हम समझ पाते हैं कि जायुन के पास सुपर नेचुरल पावर्स है जो कि उसे सभी बच्चों से अलग बनाती है। उसका ये शो उसके पेरेंट्स भी देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थे, लेकिन उसके मैजिक की क्लिप आने पर वो अपसेट हो जाते हैं और उससे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर दुनिया को उसके इस टैलेंट के बारे में पता चला तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। जिस पर जायुन उन्हें चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो ये सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए कर रही है। उसके बाद वो इस तरह के कंपटीशन में कभी भी भाग नहीं लेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मिस्टर चोई और डॉक्टर ब्रिक पर आता है, जहाँ वो जायुन के सिंगिंग वाली वीडियो देख रहे थे और उसके मैजिक ट्रिक वाली वीडियो आने पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे पहचान लेते हैं। सिंगिंग के नेक्स्ट राउंड के लिए जायुन को सियोल जाना था, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड के साथ एक मेट्रो पकड़ती है। उसी की सीट के सामने बैठा एक लड़का जिसका नाम नोवल मैन था, वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस था और उसे देखकर हंसने लगता है। वो जायुन को विच कहकर पुकारता है और ये दावा करता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं, जिस पर जायुन कहती है कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है या फिर वो उसे कोई और समझ रहा है क्योंकि वो उसे नहीं जानती। ये सुन नोवल मैन उसकी ओर मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर जायुन तस्से मस नहीं होती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख म्यूंग ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और नोवल मैन को गुस्सा कर वहाँ से भगा देती है। जाने से पहले नोवल मैन उसकी ओर देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगी और वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त उसकी टकराहट एक आदमी से हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि नोवल मैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जायुन की ओर, जहाँ उसने ये राउंड भी क्लियर कर लिया था। अब वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुकी थी।
वहाँ से जाते वक्त फिर से उसे माइग्रेन का दौरा पड़ता है, जिसके लिए वो जल्दी से वॉशरूम पहुँचती है, जहाँ उसकी नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जायुन को बताते हैं कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल कर बाहर आती है और म्योंगी के साथ घर जाने के लिए टैक्सी लेने का इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके सामने कुछ ब्लैक कार्स आके रुकती है, जिसमें से बहुत से लोग बाहर निकलते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे और जायुन को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। इन सभी का इरादा जायुन को किडनैप करने का था, पर सही वक्त पर उन्हें टैक्सी मिल जाती है। ये सभी लोग मिस्टर चोई और डॉक्टर ब्रिक के थे। अपने शहर पहुँच घर जाने के लिए वो बस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनके सामने फिर से एक ब्लैक कार आके रुकती है और ये नोवेल मैन की थी। वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जिस पर जायुन इग्नोर कर देती है। जिसके बाद नोवेल मैन उसे धमकी देते हुए कहता है उसके पेरेंट्स काफ़ी बीमार रहते हैं, उन्हें उसके साथ रहना चाहिए, और एक ईविल स्मेल के साथ वहाँ से चला जाता है। ये सुन जायुन बिना देरी करते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है और म्योंगी से उसके डैड को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि म्योंगी के डैड पुलिस में थे। म्योंगी के डैड जब जायुन के घर पहुंचते हैं तब उन्हें घर के बाहर एक ब्लैक कार दिखती है, जो कि नोवेल मैन और उसके साथियों की थी। सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब हम जायुन को देखते हैं, जो अपने घर पहुंच सब कुछ सेफ देखती है और उसे रिलीफ मिलता है। म्योंगी के डैड जाते समय उसे उस ब्लैक कार के लोगों के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो लोग अमेरिकन थे। जायुन उनसे कहती है कि शायद वो उसे कोई और समझ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर चोई और डॉक्टर ब्रिक की तरफ, जहां डॉक्टर ब्रिक मिस्टर चोई को बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है मिस्टर चोई को निकाल देने का। ये बात बताते समय डॉक्टर ब्रिक के चेहरे की खुशी हम साफ देख पाते हैं। इस बात से मिस्टर चोई बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो जायुन के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रिक कहती है कि उन्हें इस बात की चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रात के समय जायुन को उसके बचपन के वही बुरे विजन्स आने लगते हैं। म्योंगी, जो कि उसके घर ही रुकी थी, वॉशरूम जाती है। तभी जायुन को बाहर से आवाज़ आती है। जल्द ही बाहर पहुंचती है और कोई उसके सर पे गन पॉइंट आउट कर देता है। वो देखती है कि म्योंगी के गले पर भी चाकू था। ये वही लोग थे जो उसे टैक्सी स्टैंड पर मिले थे। वो उसे लिटिल विच कहकर पुकारते हैं। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी जायुन अपना आपा खो देती है और वहाँ खड़े हर एक इंसान को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। वो सभी को मारते वक्त सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। सभी को मारने के बाद अपने हाथ में खून और गन देख वो खुद भी डर जाती है। तभी वहाँ पर नोवेल मैन उसके साथियों के साथ आता है। वो जायुन से कहता है कि वो सच में सबसे ज़्यादा अलग और सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वो जायुन से पूछता है कि क्या उसकी मेमोरीज वापस आ गई है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, वरना वो उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को मार देगा। जायुन अपनी फैमिली के लिए वहाँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे लेकर डॉक्टर ब्रिक के पास आते हैं। डॉक्टर ब्रिक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जायुन को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। डॉक्टर ब्रिक अपने एक आदमी को ऑर्डर देती है। वो आदमी जायुन को इंजेक्ट कर देता है। डॉक्टर ब्रिक उसे बताती है कि उसे इस इंजेक्शन के बाद सब याद आ जाएगा। डॉक्टर ब्रिक का असली मकसद जायुन की पावर्स का याद दिलाकर उसे अपने फ़ायदे में यूज़ करना था। डॉक्टर ब्रिक उसे याद दिलाती है कि 10 साल पहले उसे बहुत से बच्चों के साथ चुना गया था, पर वो इकलौती ऐसी लड़की थी जो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी। वो इन सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और इसी बात का डर हेडक्वार्टर को था। उनके पास इन सभी को रोकने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया। बात उनके हाथ से निकल चुकी थी, इसलिए उन्हें जायुन को मारने की कोशिश करी, पर जायुन वहाँ से भाग गई। पर एक दिन उन्होंने टीवी पर जायुन की वही मैजिक ट्रिक देखी और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। अब जायुन की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तब डॉक्टर ब्रिक उसके आदमी को दूसरा इंजेक्शन इंजेक्ट करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही दूसरा इंजेक्शन जायुन को इंजेक्ट करा जाता है, तब उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। डॉक्टर ब्रिक उससे कहती है कि अब वो अपनी पावर्स का अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएगी।
पर उसे शॉक लगता है तब जब चायुन हंसने लगती है और उसे कहती है कि डॉक्टर ब्रिक को क्या लगता है कि वो उसे यहाँ लेके आई है, तो वो गलत है क्योंकि यहाँ वो खुद आई है। उसे ये इंजेक्शन देकर उसने उसके जीने का कुछ समय और बढ़ा दिया क्योंकि कुछ ही दिन में उसकी बीमारी की वजह से मौत होने वाली थी और एक एक कर वो वहाँ के सभी लोगों को मार देती है और डॉक्टर ब्रिक के पास आती है। वो उनसे कहती है कि आखिर वो ऐसे इंसान को कैसे भूल सकती है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो हर रात रोती थी उनकी वजह से और ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बीमारी का इलाज डॉक्टर ब्रिक के पास ही हो सकता है। ये सब नोवेल मैन भी सीसीटीवी से देख रहा था और समझ जाता है कि जायुन ने उन्हें ट्रिक किया। मिस्टर चोई भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर ब्रिक्स से बदला लेना था और हमें पता चलता है कि नोवेल मैन वही दूसरा बच्चा है जो भाग गया था लेकिन उसे पकड़ लिया गया। यहाँ नोवेल मैन और जायुन के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग होती है। यहाँ पर मिस्टर चोई भी आते हैं जो कि जायुन के सामने नहीं दिख पाते। आखिर में नोवेल मैन और जायुन ही बचते हैं। इन दोनों में भी काफ़ी फाइटिंग होती है पर आखिर में जीत जायुन की होती है। वो नोवेल मैन से हेडक्वार्टर का रास्ता पूछती है पर नोवेल मैन उसे नहीं बताता और चिढ़ाने लगता है। ये देख जायुन उसे मार कर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी बीमारी का एंटीडोज लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स थे क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ही उसका दिमाग एक जंगली जानवर की तरह था पर अपने माँ पापा के लिए उसके दिल में प्यार भी था। वो एंटीडोज अपने पापा को दे कहती है कि इससे माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी लेकिन उसके डैड वो एंटीडोज लगाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो नेचर को मंजूर होगा वही होगा और उसे यहाँ ये बात पता चलती है कि उसके माँ बाप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है और वो उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। ये सुन वो उनसे कहती है कि वो अभी के लिए तो जा रही है पर दोबारा उनसे मिलने ज़रूर आएगी और अपने दोस्त को भी दूर से ही बाय कर वहाँ से चली जाती है। अब 3 महीने बाद हम फिर से जायुन को देखते हैं जो कि हेडक्वार्टर पहुँच चुकी थी। यहाँ डॉक्टर ब्रिक की ट्विंस बहन काम करती थी। वो जायुन को अच्छी तरह पहचानती थी। वो उसे देखकर डर जाती है और तुरंत ही एंटीडोज दे देती है। यहाँ डॉक्टर ब्रिक की ट्विंस की असिस्टेंट जायुन पर हमला करने की कोशिश करती है पर जायुन उसे देख कहती है कि अगर उसने उसे कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो उसका भेजा उड़ा देगी। और इसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं पर एंड होती है।